बच्चे लास्ट टाइम हमने जब ये प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर पढ़ना शुरू किया था, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने सॉलिड्स कंप्लीट किया था, सेकंड लेक्चर के अंदर हमने हाइड्रोस्टैट स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने पास्कल्स लॉ पढ़ लिया था। पास्कल्स लॉ के बाद हमने इसकी एप्लीकेशन से होते हुए हमने लॉ ऑफ फ्लोटेशन या आर्किमिडीज प्रिंसिपल तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद अपना जो अपना बेसिकली टॉपिक आया था वो सरफेस टेंशन आया था। सरफेस टेंशन को हमने समझ लिया था क्या बेसिकली हमने क्या बात करी, इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसके बाद जो अपना टॉपिक है, पहली बात तो ये सबको समझ में आ गया था, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपने पास सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी से करने से पहले एक बार इन एग्जांपल्स की बात करते हैं। जो रेन ड्रॉप है वो स्फेरिकल क्यों है, ऑयल ड्रॉप है वो स्फेरिकल क्यों है, या वो स्प्रेड क्यों हो रहे हैं, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। सबको आइडिया है, किसी को इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ जी बताओ। देखो बच्चे, हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था भी, सरफेस टेंशन का मेन प्रोसेस क्या रहता है। सरफेस टेंशन बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर कराने की कोशिश करेगी किसी भी लिक्विड को। तो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने के लिए वो क्या करेगा, वो स्फेरिकल शेप में आएगी। अगर रेन ड्रॉप है नीचे गिर रही है तो गिवन वॉल्यूम के लिए किसी भी शेप के मिनिमम सरफेस एरिया वो सिर्फ तब वैल्यू हो सकती है जब वो स्फेरिकल शेप का होगा। किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए बात करो, क्योंकि देखो गिवन वॉल्यूम है, इट कैन बी सिलिंड्रिकल, क्यूबॉइड, क्यूबिकल या एक रैंडम कोई रिजिड बॉडी होती। लेकिन अगर उसके सरफेस पे सरफेस टेंशन है तो सरफेस टेंशन क्या करिए, खिंचाव पैदा कर रही है टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, and to acquire that minimum surface area it has to be in spherical shape, इसीलिए रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल है। दूसरा फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर हम जो ऑयल ड्रॉप की बात करते हैं, अगर मैं ठंडे पानी के ऊपर ऑयल ड्रॉप डाल देता हूं तो ठंडे पानी पे ऑयल ड्रॉप डालेंगे तो ये बेसिकली क्या कर जाती है, स्प्रेड कर जाती है, फैल जाती है। ये करके देख सकते हैं, हमारे पास अगर ठंडा पानी उसके ऊपर ऑयल ड्रॉप डालो वो पूरे सरफेस पे फैल जाएगी। लेकिन अगर गर्म पानी पर डालोगे तो वो ऑयल ड्रॉप स्प्रेड नहीं करेगी। वो ऑयल ड्रॉप स्प्रेड क्यों नहीं करिए, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन दैट ऑफ कोल्ड वाटर। सरफेस टेंशन किसकी है, देखो अगर जो सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल लेस देन कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर से सरफेस टेंशन कम है तो सरफेस टेंशन कम होगी तो खिंचाव कम होगा तो वो फैल जाएगा पूरे सरफेस पे। लेकिन गर्म पानी, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन घट गई, किसकी, हॉट वाटर हो गया वो, जो नॉर्मल कोल्ड वाटर था उसका जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया उसे गर्म किया तो उसकी सरफेस टेंशन रिड्यूस हो गई। ऑयल उसी टेम्परेचर पे, अब मैं गर्म पानी पे उसे डालूंगा तो कंपैरेटिव टू हॉट वाटर जो उसकी सरफेस टेंशन होगी, ऑयल ड्रॉप की सरफेस टेंशन होगी, वो क्या हो जाएगी, अब ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो ड्रॉप्स की फॉर्म में रहेगा। क्लियर है? इसके बाद हमने डिस्कस करना था आज का जो हमारा टॉपिक जहां से शुरू हो रहा है, बेसिकली मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। देखो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन क्या कहता है, यहां पे मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या होता है, अगर हम किसी भी लिक्विड की बात कर रहे हैं, यहां पे दो तरह की पहली बात तो फोर्सेस आएंगे, एक कोहेसिव एक एडहेसिव। हमने इसको भी डिस्कस किया था। कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं, दीज आर द फोर्सेस विद इन द सेम मॉलिक्यूल्स। एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच हो रहा है, कोहेसिव फोर्सेस है। एडहेसिव फोर्सेस होंगी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ जब जुड़ रहा होगा। जैसे कि अगर हमारे पास सिंपल सा एक एग्जांपल लगाते हैं, मेरे पास यहाँ पे ये बीकर है, बीकर के अंदर मान लो अभी कुछ लिक्विड है, ठीक है, ये झाग वगैरह पे ध्यान मत देना, नॉर्मल ध्यान देना कि लिक्विड है ये। अब इस लिक्विड के अंदर जो भी जिस भी तरह का ये लिक्विड है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो कोहेसिव फोर्स है। लेकिन जो लिक्विड जो ये हमारे पास बीकर है, इसकी आउटर बाउंड्री के साथ जिस तरीके से जुड़ा हुआ है, उस आउटर बाउंड्री के साथ भी वो अट्रैक्ट हो रहा होगा, कोई फोर्सेस होंगी उस सरफेस के साथ, उनको क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्सेस। अब सरफेस टेंशन का गेम यहां पे क्या आता है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या गेम आता है, जब हमने इसके अंदर कोई लिक्विड डाला तो उसमें जो हमारा टॉप लेयर है, ये टॉप लेयर है, इसके अंदर वाले किसी पार्टिकल की बात करूं, टॉप लेयर से नीचे यहां पर, इस मॉलिक्यूल को हर तरफ कोई चीज अट्रैक्ट करिए। कौन चीज है, जो बाकी मॉलिक्यूल्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, हर तरफ इक्वल फोर्स लग रही है कि नहीं। लेकिन जो यहां पर है उसको इधर फोर्स मिल रही है, इधर फोर्स मिल रही है, नीचे फोर्स मिल रही है, ऊपर की साइड कोई बैलेंस करने वाला नहीं है ना, ऊपर की साइड तो कोई बैलेंस करने वाला नहीं है। तो अगर सिर्फ नीचे की तरफ होगा तो यहां से खिंचाव आके ये थोड़ा सा सरफेस ऐसे नीचे हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो लिक्विड है इसके ऊपर
ये जो सरफेस है, जो अपना बीकर वाला सरफेस था, उसके साथ एडहेसिव फोर्सेस हैं जिन्होंने इस हिस्से को ऊपर रखा हुआ है, जिसकी वजह से अगर तुम नॉर्मल किसी भी ग्लास के अंदर देखना, अगर तुम पतली ट्यूब लो, उसके अंदर अंदर ज्यादा क्लियरली दिखता है वो। अगर तुम लैब में जाओगे, देखोगे, वहां पे हमारे पास कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं, है ना, पिपेट्स होते हैं, उनके अंदर जब हम देखोगे ध्यान से, बिल्कुल आई लेवल पे लाके देखना, तो जो पानी है उसका मेनिस्कस नीचे की तरफ होता है। मेनिस्कस बेसिकली किसके लिए कह रहे हैं, वो जो सतह है वो ना थोड़ा नीचे की तरफ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो बाउंड्री है वो एडहेसिव फोर्सेस की वजह से चिपकी हुई है, नीचे वाले में कोहेसिव फोर्सेस, सिर्फ नीचे की तरफ, ऊपर कोई बैलेंस नहीं कर रहा, इसलिए वो नीचे की तरफ बेंड हो गया। समझ में आ रही है ये बात? तो ये मॉलिक्यूलर थ्योरी थी अपने पास सरफेस टेंशन की, कि यहाँ पे जो सरफेस के ऊपर खिंचाव आ रहा है, बीच में ज्यादा आ गया, साइडों में कम हो गया एडहेसिव फोर्सेस की वजह से, तो वो थोड़ा सा नीचे की साइड आएगा। इसी टॉपिक को हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। अब जो अपना टॉपिक है वो है सरफेस एनर्जी। अब सरफेस एनर्जी का क्या कंसेप्ट है? सरफेस एनर्जी नाम से समझ में आ रहा है जो सरफेस के अंदर एनर्जी होगी। अब सरफेस के अंदर एनर्जी, पहली बात तो है क्यों? देखो यहां पर अपने पास है, अपने पास जहां से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वहां से देखो, सरफेस एनर्जी ऑफ अ गिवन लिक्विड surface is defined as the amount of work done against the force of surface tension in forming the liquid surface of given area at constant temperature. क्या है बेसिकली? It is the amount of work done against the force of surface tension. जितना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा सरफेस टेंशन के अगेंस्ट कोई एरिया क्रिएट करने के लिए, तो वो जो एरिया क्रिएट करने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ा, that amount of work done will be stored in form of energy and that energy is known as surface energy. किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? ये बात समझ में आ रही है? डेफिनेशन समझ में आ रही है? सिंपल। देखो जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं, जब हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात करी थी, क्या था? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो इसके अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी, वही काइनेटिक में कन्वर्ट होकर नीचे जा रही है। मैं अगर स्प्रिंग का केस लेता हूं, तो मैं स्प्रिंग को खींचूंगा तो उसके अंदर स्प्रिंग एनर्जी वो हो रही है, स्टोर हो रही है, अपने को पता है वो F इज इक्वल टू माइनस के एस के थ्रू, के एक्स के थ्रू। तो वो जो रिस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर, बेसिकली मैं जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूं, तो जितना मैं वर्क डन कर रहा हूं वही उसके अंदर स्प्रिंग एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रही है। हर चीज का यही गेम है। मैं अपनी उंगली को पीछे की तरफ स्ट्रेच कर रहा हूं, मैं वर्क डन कर रहा हूं कि नहीं? मैं जितना वर्क डन कर रहा हूं उतना ही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, तो छोड़ते हैं तो वो आगे की तरफ जाती है। तो कहानी हर तरफ पोटेंशियल एनर्जी या किसी भी तरीके की एनर्जी की क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट सर्टेन फोर्स, और मैं जितना वर्क डन करूंगा वही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। सेम चीज यहां सरफेस एनर्जी के केस में होने वाली है। अब सरफेस एनर्जी के केस में मैंने कहा इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन। अब यहां के लिए एक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये मेरे पास एक, मैंने क्या करा हुआ, एक रेक्टेंगल टाइप में ये अपने पास एक बेसिकली अरेंजमेंट करी हो, सिंपल एक वायर है और कुछ नहीं है। इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये मूवेबल पार्ट है, ठीक है। मैं इसको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, एक बार ध्यान से देखना। ये हमारे पास क्या है? असेंबली समझ में आ रही है बच्चा? ये क्या है ना? असेंबली क्लियर है सबको कि हमारे पास एक ये वायर है और इस वायर के अंदर ये वाला पार्ट मूवेबल पार्ट है, ठीक है। अब हमने इसको समझने के लिए क्या किया, मेरे पास यहां एक लिक्विड सॉल्यूशन है। बेसिकली लिक्विड सॉल्यूशन को मैंने एक बाउल में डाल दिया, ये बीकर के अंदर बनाया था। लिक्विड सॉल्यूशन कुछ और नहीं है, इसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, अपना नॉर्मल शैम्पू डाल दिया है, बर्तन धोने का जो लिक्विड था वो डाल दिया, ठीक है। वो सबको पता है, बचपन में हर किसी ने करी हुई, झाग बनाए, गुब्बारे बनाने। लेकिन वो थोड़ा सा सरफेस टेंशन उसके बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखो जो तुम खरीदते हो ये वाली चीजें, कभी नोटिस किया कि इनके अंदर जब हम गुब्बारे बनाते हैं, फुलाते हैं, वो कंपैरेटिवली ज्यादा लंबे चलते हैं। जो हम घर पे नॉर्मल सोप सॉल्यूशन से बनाते हैं वो इतने अच्छे नहीं बनते हैं। उसका रीजन क्या रहता है? वो एक स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन, वो स्पेशल वगैरह कुछ नहीं है। मेन होता है कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसकी सरफेस टेंशन ज्यादा हो, क्योंकि सरफेस टेंशन ज्यादा होगी तो खिंचाव ज्यादा रहेगा उसके अंदर, वो ब्रेक नहीं करने देगा उसके मेम्ब्रेन को। वो जो फिल्म बनेगी सरफेस फिल्म, उसको टूटने नहीं देगा। इस वजह से वो ज्यादा बन पाते हैं, ज्यादा बड़ा बलून बन पाता है। गुब्बारे जो हम बनाते हैं, बबल्स बनाते हैं बेसिकली, वो बन पाता है। वो करने के लिए मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया? चीनी ऐड कर दी। शुगर सीधा सा एक काम कर रही है। शुगर का काम क्या है? इस लिक्विड की सरफेस टेंशन को थोड़ा सा बढ़ा देना, ठीक है। तो ये सिंपल हमने वही मिक्स किया था इसके अंदर कि सरफेस टेंशन बढ़ाने के लिए हमने सिंपल वही अपना जो शैम्पू वाला वाटर सॉल्यूशन था उसके अंदर थोड़ी चीनी ऐड कर दी। अब हमारे पास जो ये असेंबली है, मैं इसको दिखाता हूं। मैं इसको सिंपल इसके अंदर डिप कर रहा हूं अभी,
जब मैं इसके अंदर डिप कर रहा हूं, पहली बात तो यही देखना, जब मैं इसको सीधा ही डिप कर रहा हूं, जब मैं इसको बाहर निकालूंगा ऑब्जर्व करना, वो पहले ही अंदर चला गया, दिख रहा है? मैंने इसको कंपैरेटिवली वाइड स्प्रेड डाला था, ये जैसे मैंने कैसे किया था, इतना खोल के छोड़ा था, पर वो अंदर गया। ये दिखा तुम्हें क्या हुआ? जब मैं इतना खोल के ऐसे इस पोजीशन के अंदर, मैं इसको इस पोजीशन में अगर उसके अंदर डिप कर रहा हूं, तो भी वो जब मैं बाहर निकाल रहा हूं तो अपने आप इस तरीके से दिख रहा है कि नहीं? वो क्लोज क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर यहां सरफेस फिल्म बन गई, मे बी ट्रांसपेरेंट है, तुम्हें दिख नहीं रही होगी, लेकिन अगर यहां से देखो, मैं इसे पीछे स्ट्रेच कर रहा हूं और मैं छोड़ देता हूं, वो फिर गया आगे। मैं जैसे ही स्ट्रेच करके छोड़ रहा हूं, वो आगे जा रहा है कि नहीं? तो ये हो क्या रहा है यहां पर, मैं जैसे ही छोड़ रहा हूं दिख रहा है तुम्हें जाता हुआ? ठीक है, तो ये जब मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूं तो मैं किसके अगेंस्ट वर्क डन कर रहा हूं? सरफेस टेंशन के अगेंस्ट। और वो जो वर्क डन है, इट इज स्टोर इन फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी, जैसे एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी का केस होता है। जैसे ही मैं अपने डिफॉर्मिंग फोर्स छोड़ूंगा तो वापस सरफेस टेंशन उसे इनिशियल पोजीशन पर लेके जाता है। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? क्लियर है? इसी को हम बेसिकली अब न्यूमेरिकली फॉर्म में या लगाओ कि मैथमेटिकली किस तरीके से निकालेंगे, वो करके देखते हैं। देखो जरा, अपने पास अगर हम ये वाला कंसेप्ट समझ में आया, हमने बनाया क्या था? तो ये जो मैंने अभी असेंबली मैनेज करी थी, ये जो हमने बनाया है, ये इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए बी सी डी जो हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंगुलर लूप है। समझ में आई है? अब इसमें एक और चीज बताना जब मैं इसको इसके अंदर डिप कर रहा हूं यहां पे, तो यहां पे सरफेस फिल्म बन रही है। कहां कहां बन रही है? क्या वो सिर्फ मेरी तरफ है? वो एक तुम्हारी तरफ है, एक मेरी तरफ। तो दो सरफेस एरिया हुए कि नहीं? अगर मैं इसका एरिया की बात करूं और मैं एक फेस की बात ना करूं, तो दोनों तरफ एरिया है ना, दोनों तरफ हो रहा है कि नहीं? तो इन चीजों को ध्यान में रखना। अब जब हम इसको मैथमेटिकली करेंगे तो रिलेट करना इस चीज के साथ कि हम कर क्या रहे हैं। तो यहां पर अपने पास आता है सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट, समझ में आ गया बच्चे? तो हमने यहां क्या किया, लेट अस अज्यूम टेक अ रेक्टेंगुलर मेटालिक फ्रेम ABCD having a wire PQ which can slide along the sides AB and CD। ये क्लियर है? ये जो मैंने अभी बनाया था इसी के साथ रिलेट कर रहे हो कि हमारे पास ABCD है, ये AB और CD, इसके ऊपर ये जो PQ वायर है ये स्लाइड कर सकता है ना? ठीक है, ये समझ में आया बच्चे? ये स्लाइड वाला कंसेप्ट भी पता चल रहा है? कोई बात नहीं, ठीक है सब ठीक है। चलो अब अपने पास ये ठीक है। तो फॉर्म अ सोप फिल्म BCQP ऑन अ रेक्टेंगुलर फ्रेम। ठीक है, ये हमारे पास क्या बचा, जो BCQP, ये क्या हमारे पास जो सोप फिल्म बन गई है इस पर। क्लियर है? अब हमारा काम क्या है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था और इसे हल्का सा मूव कर रहा था, ऐसे ही था। मैं जब स्ट्रेच कर रहा था हाथ से, तो मैंने इसको इस सरफेस टेंशन के अगेंस्ट इस साइड को डिफॉर्म किया, इस साइड को स्ट्रेच करके। लेट अस अज्यूम x की डिस्प्लेसमेंट लगाई है। ये F क्या है? मेरे द्वारा लगाई गई फोर्स, वो फोर्स जो मैंने अप्लाई करी है, किसके अगेंस्ट? सरफेस टेंशन के अगेंस्ट। ये समझ में आ रही है बात? सिंपल चीज है। तो जब मैंने ये फोर्स लगाई, देयर विल बी टू फ्री सरफेसेस ऑफ द फिल्म वेयर एयर एंड सोप फिल्म आर इन कॉन्टेक्ट। इसमें किसी को दिक्कत? ये बात समझ में आ रही है? दो सरफेस किस तरीके से, एक वो जो तुम्हारी तरफ था, है ना, एक वो जो तुम्हारी तरफ था, एक जो मेरी तरफ है। सोप फिल्म इधर से भी एयर के साथ कांटेक्ट में, इधर वाली भी एयर के साथ कांटेक्ट में। तो वो एक कैसे है बेटा? एक कैसे? एक बात बताओ ना, अगर मैं प्लेन की तरह देखो, प्लेन को हम कैसे देखते हैं? मान लो ये प्लेन वाला एग्जांपल लेते हैं, मैं कहता हूं दीवार का एक ही फेस है, क्योंकि मैं दीवार का दूसरा फेस देख नहीं रहा हूं, है तो दूसरी साइड भी। अगर तुम किसी पेंट वाले को बुलाओगे, एक दीवार है लेकिन फेस दो नहीं है। बट सर जैसे उसमें लिखा है, जैसे आप बता रहे हो कि फिल्म दो है, फिल्म दो नहीं है, एक फिल्म है, उसके इंटरफेस दो हैं। कैसे इंटरफेस दो हैं? जैसे कि अगर मैं इसको मान लेते हैं, देखो मैं इसको इसमें डिप कर रहा हूं, अभी वापस से मैंने डिप किया, मैंने बाहर निकाला, अब यहां पर एक तुम्हारी तरफ फेस है, ठीक है, एक तुम्हारी तरफ फेस है, एक मेरी तरफ फेस है, हो रहा है कि नहीं? तो सरफेस एरिया तुम्हारी तरफ वाला भी घट रहा है, मेरी तरफ वाला भी घट रहा है। अब इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो मीडियम इंटरेक्ट कर रहे हैं। तुम्हारी तरफ वाली एयर और तुम्हारी तरफ वाली सोप फिल्म इंटरेक्ट कर रही है, मेरी तरफ वाली सोप फिल्म और मेरी तरफ वाली एयर इंटरेक्ट कर रही है कि नहीं? तो दो सरफेस नहीं हुए। मेरा हाथ है, सिंपल, तुम्हें एक दिख रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पीछे नहीं है, इधर भी सरफेस है, इधर भी सरफेस है, दो फिल्म हुई कि नहीं? समझ में आ रही? हाँ जी, लेयर एक है, परफेक्ट बात है। दो फिल्म कैसे? दो एरियाज एक बन, जिसको तू दो फिल्म बोल रहा था।
मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर हम नॉर्मली कोई भी एक चीज उठाते हैं तो तुम्हें एक दिखे, इसके दूसरी साइड भी तो है, जिसको तुम दो फिल्म कह रहे हो, है तो एक ही वो, है ना, लेकिन उसके एरियाज दो, सरफेसेस दो हैं, फेस दो हैं। क्लियर है ये? अब इसी के बेसिस पे हम क्या करें, यहां पे देखो, we can increase the surface area of the soap film by displacing the sliding wire PQ outward। सिंपल बात है ये, मैं PQ को बाहर की तरफ खींचूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो स्लाइड कर जाएगा हल्का सा और एरिया इंक्रीज हो जाएगा। लेट S be the surface tension of soap solution, L be the length of the wire PQ। ये बात समझ में आ रही है? जो हमारे पास ये है, इसका जो ये बीच वाला वायर है, इसकी लेंथ क्या आ गई PQ, और इसके अंदर जो सरफेस एरिया वो आ गया S, है ना। ये वाली बात समझ में आ रही है? सिंपल है, सरफेस टेंशन S आ गया, लेंथ आ गई हमारी इसकी, और इसको हम स्ट्रेच करेंगे तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे। सिंस देयर आर टू फ्री सरफेस ऑफ द फिल्म एंड सरफेस टेंशन एक्ट ऑन बोथ ऑफ देम, टोटल इनवर्ड फोर्स ऑन PQ इज F इज इक्वल टू S इंटू 2L। ये F इंटू S इंटू 2L का कंसेप्ट समझ में आया सबको? जब हमने इसे स्ट्रेच किया, मैंने इसे इधर को स्ट्रेच किया, तो इस पे इधर की फोर्स कहां से लग रही थी, एक उस वाला सरफेस इसको इस तरफ खींच रहा था, एक इस तरफ वाला सरफेस इसको इस तरफ खींच रहा था। सिंस दो फ्री सरफेसेस थे तो दोनों फ्री सरफेस की तरफ से इसके ऊपर इनवर्ड फोर्स लग रही थी कि नहीं? ये समझ में आ रही है बात? सरफेस टेंशन किस वजह से? सरफेस की वजह से। सिंस सरफेस दो हैं, एक आगे वाला एक पीछे वाला, तो दोनों तरफ से इनवर्ड स्ट्रेच लग रहा था इस पे, तो इसी करके हमने जो टोटल फोर्स लगाई है इस पर, इट इज इक्वल टू S इंटू 2L। ये पार्ट क्लियर है बिल्कुल? अब इसी फोर्स के अगेंस्ट मुझे स्ट्रेच लगा के वर्क डन करना पड़ रहा था। लेट अस अज्यूम मैंने उस PQ वायर को DX डिस्प्लेस कर दिया। टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द सोप फिल्म वी हैव टू पुल द स्लाइड PQ आउटवर्ड विद द फोर्स F। लेट द फिल्म बी स्ट्रेच्ड बाय डिस्प्लेसिंग PQ टू X टू द पोजीशन P1 डैश, मतलब P1 Q1। ये बात समझ में आई? मैंने यहां से PQ को स्ट्रेच करके P1 Q1 तक स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, X की डिस्प्लेसमेंट कराई और इतनी डिस्प्लेसमेंट इस वायर को मैं स्लाइड करके यहां तक ले आया। किसी को इसमें दिक्कत? इमेजिन कर पा रहे हो, समझ रहे हो चीजों को? फिर यहां से द इंक्रीज इन एरिया ऑफ द फिल्म कितना आया, PQ इंटू Q डैश P डैश, है ना, PQ इंटू Q1 P1। जो हमारे पास ये जो इंक्रीज्ड एरिया आया था, ये वाला इंक्रीज हुआ है कि नहीं इस रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, सीधा सीधा। तो हम इसका जब एरिया निकालेंगे, इसको हम नाम रख लेते हैं डेल्टा ए, स्मॉल इंक्रीज इन एरिया, एंड इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L इंटू X। अब ट्वाइस क्यों किया? क्योंकि एरिया दोनों तरफ का इंक्रीज हो रहा था, इधर का भी लेंथ इंटू ब्रेथ और उधर का भी, तो मैंने ट्वाइस कर दिया सीधा से यहां पे। डन है बच्चा? अब वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द फिल्म इज, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी लगी, S इंटू 2L, हमने अभी निकाली थी फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, X, तो S इंटू ट्वाइस ऑफ LX लिखा, तो ट्वाइस ऑफ LX तो डेल्टा ए बन गया, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका ट्वाइस किया तो टोटल इंक्रीज इन एरिया आ गया कि नहीं? तो सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन स्मॉल एरिया, ये हमारे पास वर्क डन के फॉर्म में स्टोर हो गया। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी एंड E इज इक्वल टू S इंटू डेल्टा ए। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया। If delta A is equal to 1, S is equal to E, or we can say surface tension of the liquid is numerically equal to surface energy per unit area of the liquid surface। क्लियर है? तो surface energy क्या है हमारे पास, it is numerically equals to surface tension of per unit area liquid। डन है? किसी को इस डेरिवेशन में दिक्कत? सिंपल डेरिवेशन है, समझ पा रहे हो? डन। अब आता है बच्चे एक्सेस प्रेशर ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लिक्विड। अभी एक्सेस प्रेशर क्या क्या गेम है, देखो। एक्सेस प्रेशर के लिए अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले एक टॉपिक बताया था, जिसके अंदर मैंने कहा था कि अगर मैं इसके अंदर एक काम करते हैं, इसको पानी का भरते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर मेनिस्कस दिख पाए तो, ठीक है। अगर मैं इस बीकर को पानी से भर देता हूं बच्चे, अपने पास अब टॉपिक है एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन द लिक्विड कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो, लिक्विड कर्व के ऊपर जैसे हमने अभी बात करी थी कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में हमने बात करी थी, है ना, तो उसमें अगर हम क्या बात कर रहे थे, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस की। मान लेते हैं ये मेरे पास, देखो अगर देख पाओ तो अलग है, इंडिविजुअली आके अपने आप घर पे भी देख सकते हो, सबके पास है ग्लास है सब पे, इससे तो बेटर ही होंगे। और अगर किसी के पास टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर डाल के देखना, उसमें अगर तुम पानी डाल के देखोगे, बिल्कुल आई लेवल पे देखोगे, तो तुम्हें शायद चांसेस है मेनिस्कस दिख जाए। शायद की बात नहीं, वैसे दिख ही जाता है, क्योंकि जितना उसकी
अगर तुम ये देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना कम होगा, जितनी पतली रहेगी ट्यूब, उसके अंदर मेनिस्कस विजिबल रहता है। इसके अंदर कंपैरेटिवली उतना नहीं है, पर दिखता है इसमें भी। मेनिस्कस बेसिकली क्या है, अब कारण क्या है मेनिस्कस का? जब मैंने समझाया था यहाँ पे मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में, तो मैंने क्या कहा, सिर्फ नीचे की तरफ फोर्सेस लग रही है। लेकिन क्या सिर्फ यहां पर फोर्सेस ही थी? कुछ और नहीं था यहाँ पे, कुछ और भी तो होना चाहिए ना। और क्या है यहाँ पे? अगर नीचे की सिर्फ फोर्सेस हैं तो कुछ और भी तो काम कर ही रहे, जो नेचर में हमेशा ही है। दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है कि नहीं? जो एटमॉस्फेयर है वो भी तो उसे नीचे की तरफ धक्का दे रहा है। नीचे वाले मॉलिक्यूल्स तो अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से साइड से नीचे नहीं जा रहे, लेकिन ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो भी तो अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अगर अंदर से लगने वाला प्रेशर ज्यादा होगा तो मेनिस्कस नीचे की साइड हो जाएगा। लेकिन अगर, सॉरी मैंने उल्टा बोला, अंदर से नहीं, ऊपर से लगने वाला प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो मेनिस्कस नीचे की साइड आएगा, अंदर की तरफ बनेगा। लेकिन अगर अंदर से प्रेशर ज्यादा लग जाए, जैसे बॉइलिंग के टाइम पे होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, तो मेनिस्कस ऊपर की साइड बनेगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? सिंपल है। अगर हम कभी भी बॉइलिंग के पॉइंट को ऑब्जर्व करें, या सिंपल यहां पे अगर जो मान लेते हैं इसके ऊपर एक सरफेस फिल्म बना देता हूं मैं, और अंदर समहाउ प्रेशर किसी तरीके से इंक्रीज करें, तो उस सरफेस फिल्म को ऊपर की तरफ फुला देगा वो, तो मेनिस्कस अपवर्ड बनेगा। तो मेन मेनिस्कस की फॉर्मेशन किस कारण से हो रही है? डिफरेंस इन प्रेशर की वजह से। जिस साइड में प्रेशर ज्यादा है उस साइड से वो मेनिस्कस को दूसरी साइड में उठा देगा हल्का सा, है ना? ऐसे ही रहेगा। तो हमारे पास बेसिकली तीन तरीके से मैंने यहां पे मेनिस्कस को दिखाया हुआ है। पहला वाला जिसके अंदर कोई प्रेशर में डिफरेंस नहीं है, एक्सटर्नल और इंटरनल अगर बराबर प्रेशर है तो वो बिल्कुल फ्लैट रहना चाहिए। इफ द लिक्विड सरफेस इज कर्व्ड, तो कर्व का केस कब बनेगा? ये वाला, जब हमारे पास ये जो कर्व बन रहा है, ये बन रहा है तब इफ द प्रेशर डिफरेंस इज देयर, द प्रेशर ऑन द कनकेव साइड ऑफ द लिक्विड विल बी ग्रेटर देन द प्रेशर ऑन द कन्वेक्स साइड। हमेशा यही होगा। कनकेव का मतलब क्या होगा? कनकेव का मतलब साफ दिख रहा है कि यहां से प्रेशर ज्यादा होगा तभी कनकेव इधर फॉर्म हुआ है। अगर वो नीचे की तरफ मेनिस्कस बना है तो ऊपर से प्रेशर ज्यादा आ रहा होगा, तो हमेशा प्रेशर ऑन द कनकेव साइड विल बी ग्रेटर, यही रहेगा। तो अगर लिक्विड का इंटरनल प्रेशर ज्यादा है तो वो कैसा बनेगा? अपवर्ड कनकेव, ऐसा बनेगा ऊपर की तरफ। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो ऐसा बन जाएगा। क्लियर है? ये सिंपल बात है बच्चा ये। अब इसी को हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे कि अगर वैल्यू निकालनी है मुझे, मेरे को क्या निकालना है? एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एग्जाम में आएगी ये वाली। देखो, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप का मतलब क्या है? अगर हमारे पास हम लिक्विड ड्रॉप की बात करें, लिक्विड ड्रॉप तो चारों तरफ से ही देखो, हर तरफ से ऐसे ही है ना कि इनसाइड, अंदर से देखोगे तो कनकेव ही है, तभी तो वो इस शेप में आ गई है। तो अगर उसके अंदर मुझे प्रेशर की वैल्यू निकालनी है तो हम पहले स्टार्ट करते हैं एक लिक्विड ड्रॉप से। देखो बच्चे, साथ के साथ नोट डाउन करेंगे। लेट अस कंसीडर अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर। हमने क्या कंसीडर किया? एक लिक्विड ड्रॉप जिसका रेडियस क्या है? आर। सिंपल ये। अब उस लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर है जो कि आउटवर्ड फोर्स लगाएगा एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। होगा कि नहीं? किसी बच्चे को इसमें परेशानी आ रही है? बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कि अगर हमारे पास यहां पर एक लिक्विड ड्रॉप है और लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर है तो वो हमेशा कहां को लगेगा? उसके सरफेस पर। और किस डायरेक्शन में? हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास लिक्विड ड्रॉप है, इसके अंदर रेडियस आर आ गया। तो देखो, प्रेशर हमेशा कहां लग रहा है बच्चे? परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ये एक्सेस प्रेशर है जो हर तरफ लग रहा है। अगर ये एक्सेस प्रेशर है तो ये क्या करेगा? उस लिक्विड ड्रॉप को थोड़ा सा फैला देगा, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या होगा? ये लेट अस अज्यूम वो थोड़ा सा स्ट्रेच होके ऐसा आ गया और इंक्रीज इन रेडियस की वैल्यू आ गई है डेल्टा आर। किसी को दिक्कत? ये बात समझ में आई है? ये इंक्रीज क्यों हुआ है? क्योंकि अंदर की तरफ से जो कुछ लग रहा था एक्स्ट्रा, वो क्या था? एक्सेस प्रेशर। तो अंदर से लगने वाला प्रेशर इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करा देगा, है ना? सिंपल थ्योरी है ये, तो कुछ अलग नहीं है इसमें। तो अब यहां पर लेट अस अज्यूम टू काउंटर बैलेंस द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो क्या हो गया? वो उसको बेसिकली वो एक्सेस प्रेशर ने सरफेस टेंशन को काउंटर करके एक थोड़ा सा स्ट्रेच दिया उसे। द लिक्विड ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम का लॉजिक समझ में आता है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम क्या है? अगर हम फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो जहां पे नेट फोर्सेस जीरो हो जाती है। ऐसा नहीं है फोर्सेस लगनी बंद हो गई है,
देखो सरफेस टेंशन की क्या कोशिश है कि उसको कॉम्पैक्ट करे, जितना हो सके छोटे से छोटे शेप में लाए। लेकिन एक्सेसिव प्रेशर जो अंदर है उसका काम क्या है, वो बोल रहा है कि मैं बाहर को धक्का मारूंगा। तो दोनों ने जब एक पॉइंट पे दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, एक्सेस प्रेशर ने स्ट्रेच करने की कोशिश करी, सरफेस एनर्जी ने सरफेस टेंशन ने अंदर स्ट्रेच करने की, अंदर की तरफ कंप्रेस करने की कोशिश करी, तो एक सर्टेन शेप पे आकर ये इक्विलिब्रियम में आ गई हैं दोनों फोर्सेस। तो अब और ना स्ट्रेच होगा ना वो कंप्रेस होगा, ऐसा ही रहेगा। तो हम क्या कह रहे हैं, लिक्विड ड्रॉप इस टाइम पे क्या आ गया, जब उस दोनों फोर्सेस एक दूसरे को काउंटर करते हुए इक्वल आ गई हैं मैग्नीट्यूड में, तो वो इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, अब हमारे पास पहला क्या है, लेट एस इज इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड ड्रॉप। एस क्या है, सरफेस टेंशन। P naught, it is the atmospheric pressure. Pi, it is the total pressure inside the liquid drop. सिंपल चीजें बच्चे। P क्या है, excess pressure inside the drop, and P क्या आएगा, Pi minus P naught। इसमें किसी को दिक्कत, हमने क्या बात करी है यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखो, हमने बात करी है S क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड ड्रॉप, P क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, Pi क्या है, टोटल प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे पास है और जो लिक्विड ड्रॉप के अंदर प्रेशर, इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो ये एक्सेस प्रेशर आएगा कि नहीं। एक्सेस क्या होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर है, एटमॉस्फेयर जितना लगा रहा है उससे ज्यादा अंदर से कितना लग रहा है। ऊपर से अगर 1 की वैल्यू का अगर प्रेशर लग रहा है, अंदर से 1.2 लग रहा है, तो 0.2 एक्सेस हुआ कि नहीं, दैट इज Pi minus P naught। Pi is the internal pressure, P naught is the atmospheric pressure। तो ये एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर आ गया, और इसी एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर की वजह से जो लिक्विड ड्रॉप है वो एक्सपैंड करेगा, है ना, यहां तक ठीक है बिल्कुल। तो ड्यू टू दिस एक्सेस प्रेशर, लेट देयर विल बी इंक्रीज इन रेडियस ऑफ द ड्रॉप बाय डेल्टा आर। सॉर्टेड है, डेल्टा आर का इंक्रीज का लॉजिक समझ में आ गया, जो एक्सेस प्रेशर है उसकी वजह से वो रेडियस इंक्रीज कर गया। ठीक, अब अगर कुछ एक्सटेंशन हुआ है, कुछ स्ट्रेच हुआ है, तो वहां पर सरफेस टेंशन के अगेंस्ट कोई वर्क डन हो गया, ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसा हमने सरफेस एनर्जी की डेरिवेशन में किया था। अगर जो वर्क डन हुआ है तो वहां पर वर्क डन हुआ है, स्ट्रेच हुआ है, तो वर्क डन हुआ होगा अगेंस्ट द सरफेस टेंशन, एंड दैट वर्क डन बाय द एक्सेस प्रेशर कैन बी रिटन एज, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स कितनी है, एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स का फॉर्मूला होता है कि नहीं, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स निकालने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, प्रेशर इनटू एरिया, हमारे पास क्या आ गया, एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स का को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, जब लिक्विड एक्सपैंड हुआ है, तो लिक्विड एक्सपैंड होते हुए यहां से स्ट्रेच होके इतना आया है, तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर की हुई कि नहीं, इसमें किसी को दिक्कत, बात समझ में आ रही है बच्चा, पक्का ना सबको। तो हमारे पास यहां पर आ गया है, एक्सेस प्रेशर इज गिवन बाय P, एरिया 4 pi r square, surface area of the sphere, and increase in radius is delta r। डन है, ये लिखते चलेंगे बच्चे साथ में एक्सप्रेशन। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप इज फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। सीधी सीधी बात है, फाइनल सरफेस एरिया कितना आया, जो इंक्रीज्ड रेडियस के रिस्पेक्ट में आया, 4 पाई r प्लस डेल्टा r का स्क्वायर, और इनिशियल सरफेस एरिया कितना था, जो माइनस 4 पाई r स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक बात है ना, ये क्लियर है। इंक्रीज सरफेस एरिया आ गया 4 पाई r प्लस डेल्टा r का स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर। एक काम करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सीधा फॉर्मूला एक्सपैंड कर देते हैं, 4 पाई लिया कॉमन, r स्क्वायर प्लस डेल्टा r का स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r माइनस r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, और निग्लेक्टिंग डेल्टा आर का स्क्वायर। अब डेल्टा आर के स्क्वायर को निग्लेक्ट क्यों किया, जब अंदर से एक्सेस प्रेशर होगा, देखो वो बहुत ज्यादा कुछ सेंटीमीटर्स में तो एक्सपैंड करने नहीं वाला, कुछ नैनोमीटर्स के अंदर एक्सपेंशन होने वाला। इतनी छोटी वैल्यू का अगर स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो इतनी छोटी वैल्यू नेग्लिजिबल है कि नहीं, तो हमने डेल्टा आर के स्क्वायर को निग्लेक्ट किया। ये ध्यान रखना, डेल्टा आर को निग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर 0.0001 है उसका स्क्वायर करोगे तो 0.00001 आ जाएगा, और छोटी वैल्यू आ गई है ना। स्क्वायर करेंगे अगर किसी बहुत छोटी वैल्यू की तो वो और छोटा हो जाएगा, तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हमने इसीलिए सिर्फ डेल्टा आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया। क्लियर, इस एक्सप्रेशन में वैल्यू डालते हैं, 4 पाई 2r डेल्टा आर, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 8r डेल्टा आर। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग दैट एक्सपेंशन, है ना, यहां तक ठीक है। अब ये जो वर्क डन हुआ है इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई होगी, है ना। अगर मैं कभी भी किसी चीज को स्ट्रेच कर रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं, कोई भी एक्स्ट्रा वर्क डन कर रहा हूं किसी एनर्जी के अगेंस्ट, या एक्सेस प्रेशर ने कोई वर्क डन किया, उसकी वजह से वहां पर पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आया होगा।
that increase in potential energy is equal to increase in surface area into surface tension. Increase in surface area 8 pi r delta r into S, and this increase in surface energy is at a cost of work done by excess pressure. तो वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर कितना था, P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, इट इज इक्वल टू 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू एस. कैंसिल आउट करा, P की वैल्यू निकलती है 2s बाय आर, और P क्या था, एक्सेस प्रेशर इंटरनल माइनस एटमॉस्फेरिक, विच इज इक्वल टू 2s बाय आर. किसी बच्चे को इसमें दिक्कत, नोट डाउन करो, कहीं डाउट है तो बताओ एक बार. बच्चे अब अपना टॉपिक आता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल. अब देखो सोप बबल और लिक्विड ड्रॉप में क्या डिफरेंस होता है. सोप बबल जब हम बनाते हैं तो सोप बबल के अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है ना. बबल ऐसे ही बनता है. ड्रॉप के सिर्फ बाहर की तरफ एयर था, अंदर की तरफ लिक्विड ही था, है ना. ये डिफरेंस समझ में आ रहा है. तो अब हम सोप बबल की जब बात करेंगे तो सोप बबल अगर एक्सपैंड करेगा तो उसका एरिया डबल एक्सपैंड होएगा. क्यों, उसके अंदर वाला एरिया भी एक्सपैंड हो रहा है और उसके बाहर वाला भी एरिया एक्सपैंड हो रहा है. डिफरेंस समझ में आ रही है ये बात. अगर हम किसी बबल की बात करते हैं बच्चा, बबल क्या होता है, बबल के दो फ्री सरफेसेस हैं, अंदर भी और बाहर भी, होता है कि नहीं. लेकिन अगर ड्रॉप की बात करते हैं तो सिर्फ उसका एक फ्री सरफेस था, बाहर वाला, अंदर तो कोई फ्री सरफेस है ही नहीं ना. तो यहां पर अगर सोप बबल में एक्सेस प्रेशर है और वो अब एक्सपैंड करेगा तो इंक्रीज इन एरिया डबल हो जाएगा पहले वाले से. सिर्फ इतना ही डिफरेंस है और उसी के साथ हमारा एक्सप्रेशन डबल में आ जाएगा. डिराइव करते हैं वो देखो. Excess pressure inside a soap bubble. Let us consider a soap bubble of radius r. Same diagram बिल्कुल. The pressure inside the soap bubble must be greater than the pressure outside it, and the excess pressure inside the bubble will provide a force to counterbalance the resultant force due to surface tension, and the bubble is in equilibrium. बिल्कुल सेम कहानी जो लिक्विड के लिए था, है ना. अब ड्यू टू दैट एक्सेस प्रेशर वो एक्सपैंड करेगा. लेट S be the surface tension of the soap solution, P naught be the atmospheric pressure, Pi be the total pressure inside the soap bubble, and excess pressure is given by Pi minus P naught. यहां तक बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन चल रहा है, कोई डिफरेंस ही नहीं है ना. And due to this excess pressure, there will be increase in radius by delta r. The work done by excess pressure is equal to force into displacement. Work done क्या होगा, force into displacement. सेम कहानी बिल्कुल. Excess pressure into area into increase in radius. ये भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला है ना. हमारे पास जो फोर्स आया वो क्या है, प्रेशर इनटू एरिया, उसको हमने इंक्रीज, जो डिस्प्लेसमेंट थी उसको डेल्टा आर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर. यहां तक बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन आ गया. दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सेस प्रेशर. अब द सोप बबल हैज टू फ्री सरफेसेस आउटसाइड एंड इनसाइड, एंड द इफेक्टिव इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज ट्वाइस द फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया. होगा कि नहीं, है ना. दो फ्री सरफेस है तो फाइनल सरफेस एरिया 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, इनिशियल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर. सिर्फ उसके आगे ट्वाइस आ गया है लिक्विड बबल से, लिक्विड अपना ड्रॉप से, और सोप बबल में सिर्फ यही डिफरेंस आ रहा है कि जो फ्री सरफेस है वो डबल हो गए हैं. तो मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, वही डेल्टा आर के स्क्वायर को वो कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि डेल्टा आर की वैल्यू बहुत छोटी आएगी. सॉल्व करा तो 16 पाई आर डेल्टा आर की वैल्यू हमारे पास आ गई. सॉर्टेड. वहां 8 आया था, यहां 16 आ गया. Now increase in potential energy is equal to increase in surface area into surface tension. सीधी सीधी बात है. 16 pi r delta r into S, and this increase in potential energy is at the cost of work done by excess pressure. Equate कर दिया. P 4 pi r square into delta r is equal to 16 pi r delta r into S. कैंसिल आउट करा, सिंप्लीफाई करा तो P की वैल्यू 4s by r आ गई. वहां पे 2s by r थी, यहाँ 4s by r आ गई. P की वैल्यू हमने लिखा Pi minus P naught, that is internal minus external pressure, which is equal to 4s by r. This is the formula for excess pressure inside a soap bubble. किसी को दिक्कत कर सकते हैं, कहीं डाउट आएगा तो बताना बच्चे. नेक्स्ट क्लास में इन्हीं टॉपिक्स के डाउट्स के साथ मिलेंगे.